6 साल पहले की बात है, मैं एक टीवी डिबेट में था। तो एक मौलाना साहब दूसरी तरफ से थे और बहुत एग्रेसिव होकर उन्होंने कहा कि इस देश में हमारा भी एक हिस्सा है, हमारा भी एक हक है, जिसको ना बीजेपी छीन सकती है, ना आरएसएस छीन सकती है, ना नरेंद्र मोदी छीन सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि आपका हक है और आपका हिस्सा है, आपको याद ही नहीं कि आप खड़े कहां थे? मैंने कहा, जब ये देश आजाद हुआ तो लाल किले पर पहली शहनाई बजाई थी किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। मैंने कहा, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर, जिनको पहला गैलेंट्री अवार्ड मिला, वो कौन थे? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। मैंने कहा, 2010 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा भारत आते हैं, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को जब संबोधित करते हुए कहते हैं, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। तो व्हेन इंडिया हैज इमर्ज्ड, जब 1998 का पोखरण एक्सप्लोजन हुआ था, एंड हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर आपने तो कभी देखा ही नहीं कि आप तो सबसे आगे खड़े थे और आप हक मांगने के नैरेटिव में आ गए। इसलिए मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा कि सिर्फ यहां बात इतनी नहीं है, जैसे आजकल भी इस तरह के विषय बहुत चल रहे हैं, कश्मीर फाइल्स का विषय चलता है, उसको लेकर नैरेटिव की बात चलती है। तो मैं एक फैक्ट याद दिलाना चाहता हूं, शायद हम में से बहुत से लोगों को, ये 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं होगा कि जब पाकिस्तान से सन 47-48 वाली वॉर हुई तो भारत की सेना के एक अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने एक इलाका पाकिस्तान जीत गया तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक यह इलाका मैं वापस नहीं पालूंगा तब तक पलंग पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, जैसे महाराणा प्रताप की तरह। और वो लड़ाई थी झाकड़ की लड़ाई, जो अक्टूबर 1947 में हमारे हाथ से निकल गया, और वो अधिकारी थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। फरवरी 1948 में जब इंडियन आर्मी ने दोबारा जीता तो सबसे पहले उनके सैनिक पास के गांव में गए और जाके पलंग लेके आए। साहब, आपने पहले अपनी वो कसम पूरी करी है, क्योंकि आपने तो कहा था कि हम कभी पलंग पे नहीं सोएंगे। ये नैरेटिव किसी को पता है क्या? अब अगर हमने अपना ही नैरेटिव छोड़ दिया, अपना ही सरमाया छोड़ दिया और हम किसी दूसरे नजरिए में फंस गए, तो हमें उसको दोबारा याद करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा और फैक्ट बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें कई बार आती हैं कि अगर ये पूछा जाए कि उस मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसको फंडामेंटल साइंस में नोबेल प्राइज मिला हो, तो वो एक ही हुए, वो तो पाकिस्तान के अब्दुल समद। 1973 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला और वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। किसी को याद ही नहीं, कोई उससे कनेक्ट ही नहीं करता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान पूरे आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ आज के जमाने में, किसी को कोई कनेक्शन ही नहीं। मैं अगर विनम्रता से पूछूं कि डॉक्टर कलाम के नवाज़े जनाजा में कितने लोग गए थे? नहीं। और बाकियों में जो किसी भी प्रकार के अपराध या आतंकवाद में मुलव्विस हैं, उनके में खूब जाते हैं, खूब खबरें छपती हैं, बड़े बड़े बयान आते हैं। तो मैंने तो सिर्फ यह कहने का प्रयास किया कि अगर आप नजरिया देखें तो हमारे आपके पास इतना है कि लोगों को समझाने के लिए नहीं, वन ऑफ द लीडिंग पोजीशन। अब यहां पे मैं एक और बात कहता हूं कि साहब, वो कहेंगे कि साहब सारा तो ठीक था मगर हम पे कॉन्फिडेंस कम किया जाता है। अब यहां पे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर कॉन्फिडेंस की बात आए तो मैं 2 एग्जांपल दूंगा। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत किस पोस्ट पे होती है? आप लोग जस्टिस हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं सब लोग, सबसे कॉन्फिडेंस की पोजीशन होती है चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी चीफ। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत नहीं थी। पूरे देश की सबसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आईबी चीफ के पास आती है, और आईबी चीफ सिर्फ 2 ही लोगों को ब्रीफ करता है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। किसी तीसरे मिनिस्टर को ब्रीफ नहीं करता। और बहुत सारी चीजें, जितने कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, वो आईबी चीफ चलाते हैं। इसीलिए जब भी कभी सरकार बदलती है तो पिछली सरकार का आईबी चीफ कंटिन्यू नहीं करता है, 2 या 3 हफ्ते में नई सरकार उसे बदल देती, क्योंकि उसे अपने कॉन्फिडेंस का आदमी चाहिए होता है। मगर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप में से शायद कुछ लोगों को याद हो, उस समय भारत के आईबी चीफ कौन थे? श्री आसिफ इब्राहिम। उनके कार्यकाल का 8 महीना बाकी था। 2 साल का फिक्स टेन्योर है आईबी चीफ का, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि पोस्ट ऐसी है। गवर्नमेंट चाहे तो बीच में हटा सकती है। अब 8 महीने उन्होंने पूरी तरीके से कार्य किया, पूरे सम्मान के साथ। कभी आपने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया होगा कि मोदी जी की सरकार में आईबी चीफ मुस्लिम थे। अब आप ध्यान करिए, जब पोखरण एक्सप्लोजन हुआ था, यह पहला 98 का पोखरण एक्सप्लोजन था
जो हुआ और अमेरिका को भी पता नहीं लग पाया। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया में किसी देश ने एटॉमिक एक्सप्लोजन कर दिया और अमेरिका को पता नहीं लगा, वरना 74 में जब हमने किया था तो हमसे पहले, बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड, रशिया ने भी अनाउंस कर दिया था और अमेरिका ने भी अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड एटॉमिक टेस्ट। आप देखिए नॉर्थ कोरिया में होता है, चाइना भी करता है, तो उससे पहले अमेरिका बता देता है कि चाइना ने फलां जगह किया। यह ऐसा हुआ था, किसी को पता नहीं लगा और इतना गोपनीय, इतना कॉन्फिडेंशियल मिशन था। अटल जी के अलावा सिर्फ 2 लोगों को पता था, उस समय के हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इससे ज्यादा यकीन और विश्वास हो सकता है? ये बात मैं मानता हूं, बहुत सारी चीजों को लेकर किसी भी प्रकार की वायलेंस भी होती है और उसमें कई इस प्रकार की चीजें होती हैं जो कभी कभी आपको दूसरे नजरिए की तरफ देखने की बात करती हैं। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर हम गौर से देखें तो मैं टीवी पे था तो मैंने कुछ चीजें ऐसी गिनाई। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हिंदी में जितने बड़े बड़े कवि हुए उनमें सबसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, विनीत रायन जी यहां पे हैं, वो ब्रिज क्षेत्र के रहने वाले हैं, रहीम दास का है। अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम के खूब दोहे प्रचलित हैं। रसखान हुए, रसखान इतने बड़े कृष्ण भक्त कवि थे कि उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मजारन। इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो मुस्लिम हो, कहा मेरा अगला जन्म हो, और कहा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हूं तो ग्वाल बालों के बीच में, और पशु बनूं तो गायों के बीच में, जिसमें नंद बाबा की गायों के बीच में चलते थे। सैयद इब्राहिम रसखान, कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवियों में से एक, जिनका नाम था आलम शेख, आप जानते होंगे। आलम शेख ने इतनी कविताएं लिखी कि उनके लिए तो एक फ्रेज यूज किया गया कि भगवान कृष्ण की जो नवरस में मूरत है, कि नवरस में मूरत सदा जिन बरने नंदलाल, आलम आलम बस कियो, यानी आलम शेख ने पूरे आलम को बस में कर लिया, दय निज कविता जाल। मगर हमने कभी उसको सुनने की कोशिश ही नहीं की। और तो बताता हूं, अब्दुल रहीम खान खाना ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे एक किताब लिखी है, संस्कृत में लिखी है, जिसका नाम है खेट कौतुकम। हमें उस विषय में पता ही नहीं रहता था।